नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी लड़ाई की जो बिना किसी हथियार के सिर्फ कानून और एकता के दम पर जीती गई थी। जी हाँ, ये कहानी है पाबना किसान विद्रोह की, शोषण के खिलाफ एक बहुत ही संगठित और शांतिपूर्ण जवाब की। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब सारी ताकत एक तरफ हो, तो दूसरी तरफ खड़े लोग अपना हक कैसे हासिल कर सकते हैं? यही वो सवाल था जो पाबना के किसानों के सामने मुंह बाए खड़ा था। और जानते हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, बल्कि कानून और संगठन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो चलिए इस अनोखी लड़ाई को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन किसानों को विद्रोह करने की नौबत ही क्यों आई। उस समय बंगाल में ना शोषण की एक पूरी की पूरी व्यवस्था काम कर रही थी। मामला कितना पुराना था ये देखिए। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया और उसके ठीक 80 साल बाद 1873 में किसानों के सब्र का बांध टूट गया। मतलब 80 सालों का एक लंबा दौर जो शोषण की नींव को लगातार मजबूत करता रहा। तो सवाल उठता है कि ये परमानेंट सेटलमेंट आखिर था क्या। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक पॉलिसी थी जिसने जमींदारों को जमीन का परमानेंट मालिक बना दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जो किसान पीढ़ियों से जमीन जोत रहे थे वो अब अपनी ही जमीन पर सिर्फ किराएदार बनकर रह गए थे। सारी पावर जमींदार के हाथ में चली गई। और जब इतनी पावर एक तरफा हाथ में आ जाए तो उसका गलत इस्तेमाल होना तो लाजमी था। और हुआ भी, जमकर हुआ। जमींदार जब मन चाहता लगान बढ़ा देते, अबवाब जैसे गैर कानूनी टैक्स वसूलते, और जो किसान पैसे नहीं दे पाता उसे जमीन से निकाल बाहर कर दिया जाता था। हद तो तब हो जाती थी जब उनकी फसलें बर्बाद कर दी जाती और उन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाता था। अब इतनी भयानक सिचुएशन में कोई भी सोचेगा कि भाई अब तो खून खराबा होगा, हिंसक विद्रोह होगा। लेकिन पाबना में जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि किसानों ने हथियार उठाने की बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। ये एक सोची समझी, ऑर्गेनाइज और पूरी तरह से कानूनी लड़ाई थी। पाबना को बाकी विद्रोहों से जो चीज एकदम अलग करती है ना, वो इस टेबल में साफ साफ दिखती है। जहां संथाल जैसे दूसरे विद्रोह हिंसक थे और उनका मकसद पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था, वही पाबना के किसानों का रास्ता बिल्कुल अलग था। उनका तरीका था लगान मत दो और कोर्ट में केस लड़ो, और उनका लक्ष्य था मौजूदा कानूनों के अंदर ही अपने अधिकार हासिल करना। तो सवाल ये उठता है कि किसानों ने ये कर कैसे दिखाया। बिना किसी हिंसा के एक इतनी मुश्किल कानूनी लड़ाई, आखिर उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया। चलिए देखते हैं। देखिए, हर बड़े आंदोलन को दिशा देने के लिए कुछ लीडर्स की जरूरत होती है। यहाँ वो लीडर थे ईशान चंद्र राय, शंभुपाल और कृष्ण चंद्र। ये कोई बड़े वकील या नेता नहीं थे, बल्कि किसानों के बीच से ही निकले हुए लोग थे। और इन्होंने ही सबको एक साथ आने और हिंसा से दूर रहकर कानूनी रास्ता अपनाने के लिए मनाया। किसानों ने अपनी इस एकता को एक प्रॉपर शक्ल दी, एक नाम दिया, एग्रेरियन लीग। ये एक तरह का किसान संघ था जिसका एक ही मकसद था, एकजुट होकर जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध करना। और इसे भारत के पहले ऑर्गेनाइज्ड किसान संघों में गिना जाता है। और उनकी स्ट्रैटेजी भी देखिए कितनी क्लियर थी। पहला स्टेप, पूरे जिले में लीग की शाखाएं बनाओ। दूसरा, बढ़ा हुआ लगान देने से साफ मना कर दो। तीसरा, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करो। और चौथा, जमींदारों को कोर्ट में घसीटो। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल कैंपेन जैसा लग रहा है ना? तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग और इतने अनुशासन के साथ जो ये आंदोलन चल रहा था, इसका नतीजा क्या हुआ? क्या ये सफल हुआ? जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक जीत साबित हुई। अब देखिए, जब आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर और वो भी इतना शांतिपूर्ण पूरे पाबना और आसपास के जिलों में फैल गया, तो ब्रिटिश सरकार, जो शुरू में जमींदारों की तरफ थी, उसकी भी नींद उड़ गई। इतने बड़े और शांत विरोध को नजरअंदाज करना मुश्किल था और उन्हें बीच बचाव करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम का जो नतीजा निकला वो सामने आया एक बहुत ही अहम साल में, 1885। इसी साल वो ऐतिहासिक कानून पास हुआ जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, बंगाल किराएदारी अधिनियम। ये कानून सीधे सीधे पाबना विद्रोह का ही नतीजा था।
ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इस एक कानून ने किसानों को वो सब कुछ दे दिया जिसके लिए वो सालों से लड़ रहे थे। अब उन्हें जमीन पर परमानेंट किराएदारी का हक मिला। जमींदार अपनी मर्जी से लगान नहीं बढ़ा सकते थे और उन्हें यूं ही आसानी से जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। ये उनकी कानूनी और शांतिपूर्ण लड़ाई की एक शानदार जीत थी। तो पाबना विद्रोह सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं है। इसका असर बहुत गहरा था और हमेशा के लिए रहने वाला था, जिसने आगे चलकर कई आंदोलनों को रास्ता दिखाया। तो सवाल ये है कि आज भी पाबना विद्रोह इतना जरूरी क्यों है? इसे क्यों याद किया जाना चाहिए? क्योंकि ये भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड किसान आंदोलन था। इसने ये साबित कर दिया कि बिना हिंसा के भी जीता जा सकता है। इसने किसानों को अपने कानूनी हकों के बारे में जागरूक बनाया और भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की। चलिए एक नज़र में इस पूरे आंदोलन के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। समय था 1873 से 76। जगह थी बंगाल का पाबना जिला। आंदोलन का तरीका था पूरी तरह अहिंसक और संगठित, और नतीजा निकला 1885 का बंगाल किराएदारी अधिनियम। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत काम की है। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो इस एक लाइन में है। पाबना विद्रोह हमें यही सिखाता है। ये साबित करता है कि जब लोग संगठित होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और कानून का सही इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबसे बड़े शोषण के खिलाफ भी एक सफल लड़ाई लड़ सकते हैं। पाबना की ये सीख आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी।